नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। फेक न्यूज इन दिनों एक बड़ी परेशानी लगातार बनती दिखाई पड़ रही है, जिसे लेकर न सिर्फ सरकारें परेशान हैं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत भी नाराज नजर आ रही है। बीते दिनों एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज को एक बड़ा खतरा बताया है, जिसके बाद से फेक न्यूज को लेकर एक बार बहस फिर से तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि फेक न्यूज से बड़ी समस्या है और सरकार की नई गाइडलाइंस आखिर इसको रोकने के लिए कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस मुद्दे पे हम चर्चा करें उससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि बीते दिनों क्या मामला था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज को लेकर आखिर क्या कुछ टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इन्हें रोकने के लिए असरदार नियमों की जरूरत है। एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि ऐसा लगता है कि फेक न्यूज फैलाने वाले पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नियामक प्रणाली के किसी दायरे को नहीं मानते हैं। CJI ने कहा कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, लिहाजा ये फर्जी खबरें फैला रहे हैं। हर बात को सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया जाता है। कोई भी YouTube चैनल शुरू कर सकता है। न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कहा जाता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इन पर नियंत्रण के लिए सरकार क्या कर रही है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इन्हीं चिंताओं को देखते हुए नई IT नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन कानूनों के खिलाफ कई याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन सभी याचिकाओं पर खुद सुनवाई करनी चाहिए। केंद्र ने इसी साल फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 की अधिसूचना जारी की थी। नए नियम के मुताबिक प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने के 36 घंटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। साथ ही भारत में शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्थायी अधिकारी की नियुक्ति और हर महीने शिकायतों और उन पर कार्रवाई का ब्यौरा साझा करना भी जरूरी होगा। नियमों को लागू किए जाने के बाद कई मौकों पर फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने वाले अकाउंट्स को बंद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो तमाम कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन सरकार के नियम भी बनाए हैं, बावजूद उसके ये अपने आप में एक बेहद संवेदनशील पेचीदा मामला है, जिसकी वजह से गाहे बगाहे दिक्कत परेशानियां खड़ी होती रहती हैं। इस मसले पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। संजय कुमार चड्डा जी हैं, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा शेखर अय्यर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है शेखर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है, जो हमने टिप्पणी में देखा कि किस प्रकार से एक सख्त टिप्पणी के तौर पे है कि ये किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आखिर ऐसी स्थिति आई है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सख्त लहजे में नाराजगी जाहिर करनी पड़ी है। अरिंद जी, ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे सरकारें ही नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति परेशान होने वाला है या हो रहा है। मैं आपसे बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जजेस के विषय में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के विषय में, किसी भी बार एक आम आदमी के विषय में कुछ भी कह दीजिए, कोई रोकथाम नहीं है। कोई आदमी आपसे पूछने नहीं जाता, कोई आदमी उसको रिस्ट्रेन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बहुत बड़ी कमी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठी खबरें, फेक न्यूज का इस तरह से प्रचार हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। नंबर 2। नंबर तीसरी बात जो बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेट न्यूज चैनल्स ऐसी बातें करते हैं, ऐसे जो न्यूज है उसको ऐसे सर्कुलेट करते हैं, उसको कम्युनल कलर देते हैं, जो अपने आप में बहुत ही दुखद है, दुखदाई है, इसके दूरगामी परिणाम है, गलत परिणाम है और उसका लॉन्ग टर्म में बहुत अविश्वास जागृत हो रहा है। लोगों में द्वंद्व की स्थिति आ रही है, लोग परेशान होंगे इससे, ये बताया। और सबसे बड़ी बात जो कही कि कोई भी व्यक्ति अपना YouTube चैनल चालू करके, उसको आरंभ करके और वहां पे कुछ भी आप जो चाहें वो कह सकते हैं। इस पे क्या नियंत्रण कर रही है सरकार, क्या नियंत्रण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी इस पे चिंता दिखाई। आपने जैसे रिपोर्ट में भी बताया, तुषार मेहता जी जो कि हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हमने फरवरी 2000 केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में जो एक, जिसे कहते हैं कि रेगुलेटरी रूल्स बनाए, IT रूल्स उनको कहते हैं, और उसमें 90 दिन का समय दिया गया कि आपने
इन नियमों का पालन करना है। जितनी वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब है, जी फेसबुक है, ट्विटर है, सबको फॉलो करना है। इवन छोटे छोटे स्तर पे जो हैं उनको उस नियमावली को फॉलो करना है। वो नियमावली अपने आप में विस्तार पूर्वक में तीन अहम चीजें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक रेगुलेटरी ऑफिसर की आवश्यकता होगी, अब मैंडेटरी है अपॉइंट करना। इसके अलावा नोडल ऑफिसर जो कि सरकार से महीने भर में बातचीत करेगा कि ये चीजें हैं, इनको हमने इस तरीके से फॉलो किया। हर सोशल मीडिया वाले उसको, फेसबुक को, ट्विटर को, पोर्टल को ये चीज फॉलो करनी जी। पड़ेगी। संजय जी, मैं आता हूं इस मसले पे, जो ये गाइडलाइंस का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं आता हूं इस मसले पे, क्योंकि ये अपने आप में बेहद विस्तार से डिस्कस करने का मसला है। शेखर जी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। शेखर जी, किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार ने इस प्रकार से इर्रेगुलर तरीके से जो चीजें चल रही थी उसको रेगुलाइज करने का मतलब तो नहीं था, लेकिन एक नियम बन सके कि आप कुछ भी गलत ना हो, कम से कम उस लिहाज से गाइडलाइन लेकर आए। आपको लगता है कि कम से कम इस दिशा में एक बड़े पहल के तौर पर, क्योंकि ये अभी तक नहीं था और अब इस सरकार, मौजूदा सरकार इसको लेकर आई है? बिल्कुल आरेंद्र जी, अगर आप ये कानून, मतलब ये रूल्स आने से पहले अगर आप देखेंगे, पिछले साल यानी 2020 में जब हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने क्या किया इसको रोकने के लिए, ऐसी फेक न्यूज़ को जो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो चलाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया। सरकार की हमेशा उस समय स्टैंड ये रही है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब और बाकी जितने मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वो खुद अपने आप को रेगुलेट करें, क्योंकि ये तो फैला हुआ है। ये कोई सरकार नहीं चाहती कि भाई हम कोई अथॉरिटी बनाए, फिर उस अथॉरिटी उसको कंट्रोल, फिर कहेंगे भाई फ्रीडम पर हस्तक्षेप हो रहा है या फ्रीडम छीना जा रहा है। ये सरकार की स्टैंड थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही कहा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, कि हमें कुछ एजेंसी क्रिएट करनी पड़ी। उसके बाद सरकार ने ये डिजिटल रूल्स लाए, लेकिन क्या हुआ है, ये डिजिटल रूल्स को लेकर कई जो मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं वो खुद चैलेंज करके गए। कुछ लोग मद्रास हाई कोर्ट गए, कुछ लोग मुंबई हाई कोर्ट है, कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट भी आए, ये कहकर कि ये रेगुलेशंस हमारे ऊपर ये कर रहा है, हमारी फ्रीडम पर एक हस्तक्षेप है। लेकिन बात यह है कि सरकार की जो स्टैंड रही है कि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या हर मीडिया आउटलेट जो भी वेबसाइट में प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया में प्रेजेंस हो, वो एक रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी किसी का अगर शिकायत हो, वो किसी को शिकायत करे, उसके लिए एक रेड्रेसल ऑफिसर रहे और समय सीमा पे उस कंप्लेंट को सुलझा जाए। ये बेसिकली ये रूल्स का वही है। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी सेक्शन है जो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सरकार हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बेंच हैं उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है, कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, जजेस के बारे में भी आ रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही कोई खबरें चलाई जाती है, फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट उस पर आपत्ति जताती है तो फिर उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह की जो कहते हैं शूट एंड स्कूट वाला, मतलब आप जो मर्जी लगा दो फिर भाग जाओ, ये वालों को रोकने के लिए ये मैकेनिज्म आई है। और लेकिन जिस तरह सब जगह ये एक प्रकार से कई जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही इसको चैलेंज कर रहे हैं, ये कहकर कि भाई हम मतलब हम कर लेंगे। देखिए, इसमें दो प्रकार राय हो रही है। कई बड़े अखबारों ने भी इस पर एडिटोरियल लिखी है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर। उनका कहना है कि भाई हम तो ठीक है, हम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान दीजिए जो लोग इस तरह प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो मतलब है, देखिए, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे कोई भी कॉमन सिटीजन जाके कंप्लेंट दर्ज करे, भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनल की बात की, ये तो बहुत चीजें, अभी ओडिशा में एक ओलंपिक प्लेयर को लेकर एक खबर चली गई, अभी वहां पे पुलिस ने केस रजिस्टर की है। तो कहीं ना कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ब्लैकमेल टैक्टिक्स होती है, जर्नलिज्म की भी कई हमने शिकायतें आई है। तो इसको किसी तरह रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म की जरूरत है, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जताया। बिल्कुल, और उसके बाद में वो चीजें व्यवस्थाओं के साथ में सरकार सामने भी आई है। संजय जी, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा दुधारी तलवार सा होता है कई बार कि कोई आप गाइडलाइंस बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती। तो क्या जो संविधान हमको आज़ादी देता, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, आप बेहतरी से समझा पाएंगे इस बात को, क्या संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आपको अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके नाम पे आप कुछ भी गलत, भ्रामक अफवाह भी आगे प्रसारित कर सकते हैं? क्या आर्यन जी, फंडामेंटल राइट है आपका, हमारा, हम सब का, हर भारतीय नागरिक का अभिव्यक्ति की आजादी।
लेकिन वो आर्टिकल 19(1) में दिया हुआ है। लेकिन साथ ही आर्टिकल 19(2) में बताया गया, वर्णित किया गया है कि किन परिस्थिति उस पे आप कुछ भी नहीं छाप सकते, कुछ भी नहीं कह सकते किसी व्यक्ति के बारे में आप। तो उसकी एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं कि ये एक जो राइट है इसकी एक्सेप्शन है। आप किसी व्यक्ति को का डिफेमेशन नहीं कर सकते, देश के खिलाफ, बल्कि किसी मित्र देश के खिलाफ भी आप जो इस तरह की बात नहीं कर सकते जो कि भ्रामक हो, जो कि गलत हो, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। ऐसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। राइट बहुत अहम है, फंडामेंटल राइट है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका आधारभूत ये एक बेस है, इसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे ये बात सही है, लेकिन उस आधार जो ये राइट है उसका मिसयूज भी नहीं किया जा सकता। ये बात जग निहित है, न जाने कितने जजमेंट्स हैं इस पर। अब क्या हो रहा है कि इन फेक न्यूज यूट्यूब बना के आपने जो मर्जी उगल दीजिए, जो मर्जी कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कहा जो अपने निर्णय में कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। कौन देखेगा कि ये जिस व्यक्ति ने बात की है, इतने बड़े स्तर पे ये जो न्यूज है और इस तरह की चीजें हैं ये प्रचारित हो रही हैं, इसको चेक कौन करेगा? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट इतना आगे बढ़ गई कि ये लोग जो ये प्रचार करते हैं जी, कि ये चैनल्स हैं, जिनकी ये सूचना वेब पोर्टल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत आदमी है कोई जो उससे ही डरते हैं, जो पावरफुल लोगों से ही डरते हैं ये लोग। जी, और उनके लिए नहीं लिखेंगे। और हर व्यक्ति को उन्होंने जस्टिस रमन्ना ने यहां तक कह दिया कि जजेस के बारे में आप लिख रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, आप आम जनता के बारे में न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। क्या ये आपके अधिकार के तहत है? सही तो अधिकार बड़े अच्छे तरीके से वर्णित है। उन्हीं में रहते हुए आज जो सिर्फ और सिर्फ एक आवश्यकता है वो है एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो कि जहां पे, जैसा अभी बात में कहा शेखर भाई, कि कहीं पे भी कोई अगर गलत चीज है तो उसको हमें इमीडिएटली कर्टेल करना है। बिल्कुल कर्टेल करने की जरूरत भी है, क्योंकि ये वक्त की, बिल्कुल वक्त की नजाकत भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे बनी हुई है। शेखर जी, आपको लगता है कि हमने देखा कि कई मामलों में जब नियम कायदे बनाने के बाद भी हमने देखा कि कई बड़े ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे उसमें ट्विटर रहा हो, चाहे व्हाट्सएप रहा हो, उन नियमों को मानने में एक तरीके से आनाकानी बहुत लंबे समय तक चली। दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला चला, हमने देखा व्हाट्सएप के साथ में किस प्रकार का उनको बातें कही गई और उसके बाद फटकार भी लगाई गई। ये सब चीज़ें भी हमने देखी हैं। तमाम ऐसी कंपनियां विदेशी कंपनी होने के नाते वहां के कानूनों को मानने का अपनी बात रखती हैं, दलील रखती हैं। ऐसे में ये कितना प्रभावी तरीके से हम इस सब चीज़ों को रेगुलेट या कहा जाए नियंत्रित कर सकेंगे किसी भी गलत बात को या फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाने से रोकने को लेकर? शेखर जी। बिल्कुल हरिंद्र जी, देखिए दो बातें हैं इसमें। ये प्लेटफॉर्म जो है, बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप, कहते हैं कि भाई हम प्लेटफॉर्म हैं, हमारी प्लेटफॉर्म है, हम किसी चीज को रेगुलेट नहीं करते, हम जो मर्जी जो लगाता है वो लगाता है, हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, कहते हैं भाई हम भारतीय कानून से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, हम अमेरिका से काम करते हैं, हम तो इंटरनेशनल है। तो इस तरह की जो स्टैंड है ये अपने आप में मतलब कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है। क्योंकि अमेरिका में आप देखिए, यही फेसबुक और ट्विटर ने जब आपके व्हाट्सएप वगैरह क्या किया, जब वहां पे राष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा था, जब ट्रंप के खिलाफ ये सो कॉल्ड एक सेक्शन हो गए, तो इन्होंने खुद उनको बैन कर दिया था जब चुनाव के जो लास्ट स्टेजेस पे पहुंच रहे थे। तो कहीं ना ये पॉलिटिकल काम भी करते हैं। लेकिन जो बात कहते हैं भाई भारतीय कानून लागू नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर है। अगर आप भारत में ऑपरेट करते हैं और भारत से बिजनेस करते हैं, देखिए ये तो बिजनेस वेबसाइट्स है, इनमें को बिजनेस होता है, विज्ञापन मिलता है, इनको विज्ञापन से पैसे मिलता है। अगर भारत से आपकी इनकम हो रही है, तब भारतीय कानून को मानना चाहिए। ये तो बड़ी क्लियर प्रिंसिपल है, सब जितनी कंपनीज भारत में ऑपरेट करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब तीसरी चीज हम जो देख रहे हैं, ये धीरे धीरे कर रहे हैं मानने के लिए, अपने आप कह रहे हैं हम कुछ करेंगे करके उन्होंने कई अपने ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात करते हैं या अपॉइंट किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक इनसिंसियरिटी दिखाई दे रही है, जहां पे वो मानने को नहीं तैयार है कि भाई हमें जो अगर इंडिया में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडियन रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने की कई कोशिश हो रही है, ये बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है।
जी संजय जी, आपको लगता है ये जो सवाल मैंने अभी शेखर जी से किया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने के नाते फला मुल्क का नियम कायदे मानने की जो दलील है कानून संबद्ध नजर आती है, इसको कानूनी तरीके से थोड़ा समझाइए इस बात को आप। देखिए आरेंद्र जी, सेक्शन 79 है हमारे आईटी एक्ट का, वो बताता है कि आपने जब भी कोई इस तरह का जो प्लेटफॉर्म्स है उनको प्रोटेक्शन कब मिलेगा, तो ये उनको प्रोटेक्शन निश्चित तौर पे मिलता था ये इस तरह से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो वो मेरी बात है, वो उस बात से जो है उनको कोई उनका वो लाइबल नहीं होंगे, ये कानून था है। लेकिन अगर उसमें कोई जैसे कि जो ये प्रोटेक्शन 79 सेक्शन में मिला है, अगर वो लोग ये जो नए आईटी एक्ट हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट होना, नोडल ऑफिसर अपॉइंट होना, इस तरह की चीजें अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, वो जो प्रोटेक्शन 79 में दिया गया है वो हटा दिया जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन हटते ही उन लोगों को हर केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपने देखा ट्विटर के साथ ऐसा ही हुआ था, जब कई एफआईआर्स में ट्विटर के ऑफिसर को बुलाया गया। लेकिन ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, अर्थात कहने की बात यह है, ये बात तो नियत है कि अगर उनको भारत में रहना है तो भारत का कानून फॉलो करना पड़ेगा, उनको यहां प्रैक्टिस करनी है, यहां से पैसा कमाना है। ट्विटर अगर यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है तो उसको हमारे देश का कानून मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य है इससे। और ये बात नियत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे हामी करी है और लॉ बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। अब जो आईटी एक्ट के जो रूल्स बने हैं उनको चैलेंज किया गया। इसी मुकदमे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि 6 या 7 हाई कोर्ट्स हैं, जैसे केरला हाई कोर्ट ने तो नए आईटी एक्ट पे के जो रूल्स हैं उन पे स्टे भी लगा दिया था कि भाई नहीं होगा। तो इन तमाम केसों को अब सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, ऐसा आग्रह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूती के साथ लागू करने। अब कैसे, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक कैसे हम लोग देखेंगे कि जो ये गलत काम हो रहा है उसको पकड़ा जाए। ठीक बात है शेखर जी, आपको लगता है जी, शेखर जी आपको लगता है कि अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से कहता है कि साहब कानून बनाइए, आप नियम बनाइए, सब चीज़ों को रेगुलेट कीजिए। सरकार जब इस दिशा में प्रयास करती है तो उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि साहब आप प्रेस का गला दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ा दुविधादारी स्थिति हो जाती है कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, देखिए अगर आप रेगुलेशन एक प्रकार की, देखो सरकार की तो अगर आप की अप्रोच पहले भी रही है ये कि भाई सेल्फ रेगुलेट हो जाए, कि वही संस्थाएं खुद अपने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखे, जब कंप्लेंट आता है उसको रिड्रेस करे और समय सीमा पे करे और कार्रवाई जो लेनी है वो ले। तभी देखिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने आप, उसके बाद ही जब आप सेल्फ रेगुलेटरी नहीं करोगे उसके बाद जो उसके एस्केलेशन होगी और उसको सुनवाई के लिए फिर एक कमेटी की बात की गई है। लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे, कई संस्थाएं कह रहे हैं कि मीडिया संस्था कह रहे हैं भाई आप हमें रेगुलेट मत कीजिए कि हम तो ठीक कर रहे हैं, आप उनके पीछे जाइए जो ये सब करते हैं, हम तो नहीं कर रहे। इस तरह की जो एक प्रकार से जिम्मेदारी लेने के लिए वो एक प्रकार ये हो रही है। भाई देखिए ये कानून तो ऐसा नहीं बन सकता कि कुछ लोगों के लिए होगा कुछ लोगों को नहीं होगा। अगर कानून उनके लिए है तो कहते हैं भाई फ्रीडम ऑफ द प्रेस आ जाता है। तो सरकार के सामने दो चीजें है कि भाई फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी रहे, एट द सेम टाइम अब हर नागरिक को राइट टू अनबायस्ड फैक्चुअल न्यूज मिलनी चाहिए और फेक न्यूज से एक रक्षा चाहिए। ये सरकार की अप्रोच है, इसलिए डिजिटल रूल्स बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है भाई कुछ तो रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ जाती है, क्योंकि कोई वेबसाइट जो है अपने आप को मानते हैं कि सरकार के खिलाफ है या पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलॉसफी के खिलाफ, आइडियोलॉजी, वो सोचते हैं भाई ये हमारे ऊपर कर्ब हो जाएगा। क्योंकि फेक न्यूज केवल कम्युनल पर नहीं है, अनेक चीजों पर है। मान लीजिए कोई घटना हो जाता है, एक लॉ एंड ऑर्डर घटना हो जाए जिसका कम्युनल रूप दिया जा सकता है, भाई फलाना कारण से हुआ, फलाना समुदाय से था इसीलिए हुआ। इस तरह के भी हम देखते हैं कि खबर चली जाती है, फिर उसके बाद बहुत उसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है। इसलिए मैं मानता हूं देखिए किसी तरह एक रेगुलेशन होनी चाहिए जी, लेकिन इस रेगुलेशन में सरकार नहीं चाहती कि भाई खुद सरकार इस हर चीज पर नजर रखे। इसीलिए ये सेल्फ रेगुलेशन की बात हुई, एक रेड्रेसल मैकेनिज्म की बात हुई है
भाई कोई तो कंप्लेंट करे। आज आप लेकर कि कहां पे जाएंगे, इतने फैले हुए हैं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, जो अपने आप को कहते हैं भाई हम फेसबुक है, ट्विटर है, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उन वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं, उन ट्वीट्स को आप चलाते हैं जी और इस ट्वीट से ही आपका आपका कारोबार भी यही है। तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, वही जी। बात सरकार, भाई सरकार का भी यही कहना है कि केवल जब हम रूल्स बना दें, आपको अलग अलग, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ स्टे कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, तो अगर इस तरह करते जाएंगे तो आप कब कब से ये इसको कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल, कैसे करेंगे, क्योंकि आपको काम करने के लिए भी वक्त और जमीन पे मौका देना पड़ेगा। संजय जी, आपको लगता है कि बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नासमझी में या कहा जाए गैर इरादतन तरीके से कई चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं जो शायद समाज के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान के इस प्रकार की चीज़ों को प्लान करते हैं? आपको लगता है कि इस प्रकार की फेक न्यूज़ को प्रसारित करने वाले 2-4 मामलों में इतनी जल्दी से, त्वरित तरीके से कार्रवाई हो, उन तक उनकी सज़ा तय की जाए ताकि एक नज़ीर बन सके और लोगों को व्यापक स्तर पर समझ में आए कि आखिर ये समस्या क्या है, हमको इससे बच के रहना है, इसका हिस्सा नहीं बनना है? देखिए आर्यन जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं आपको आपके माध्यम से, बल्कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून बहुत सख्त है और जो आज की जो व्यवस्था है उसमें अगर आप देखिए, न केवल जिसने जनरेट किया है बल्कि वो व्यक्ति जिसने उसको प्रसारित किया है, दूसरे व्यक्तियों को फॉरवर्ड भी किया है, वो भी लायबल होगा। ये कानून की व्यवस्था है। इसलिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जागृत होना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि जो चीज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही हो, वो ऐसी ना हो कि वो भ्रामक हो, वो फेक हो, वो झूठी खबर हो और उसका जो प्रभाव है वो किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप पे पड़े। तो इसलिए ये एक आपकी जिम्मेवारी है। कानून की व्यवस्था ये है, ये हर व्यक्ति को जानना होगा आज, पहली चीज। दूसरी अहम बात जो आपने पूछी कि त्वरित न्याय की आवश्यकता, मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज जो सिस्टम हमने डेवलप कर लिए हैं वो इतने अच्छे हैं कि हम 1 मिनट में ये पता लगा सकते हैं कि किस जगह से ये न्यूज ओरिजिनेट हुई, किस आईपी एड्रेस से, और वो तमाम इतना सिस्टमैटिक है कि इसमें कोई देरी नहीं लगती कि किस व्यक्ति ने इसको फॉरवर्ड किया और किसने। तो ये एक बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसके अगर कोई इस तरह की फेक न्यूज, अगर कोई गलत न्यूज वो प्रसारित भी करता है तो वो प्रसारित इस तरह से नहीं कर सकता, उसको नियमों से गवर्न होना पड़ेगा, उसको सजा हो सकती है। जैसे एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि एक कम्युनल टोन हो गई है, उस टोन की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा नाम बदनाम हो रहा है। ये चीज बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात संजय जी आप जी चाहते हैं कि इसका निवारण हो जी और एक अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म। बिल्कुल शेखर जी, जो बात संजय जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के हाल फिलहाल के कई वाकये भी देखने को मिले जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई हुई है, काम किए गए। आपको लगता है कि इन सब चीजों पर बहुत सख्ती के साथ में नकेल लगाने की जरूरत है शेखर जी? बिल्कुल, देखिए समय आ चुका है और इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगले जब सुनवाई होगी इस पर एक डिसिसिव कोर्स लेगी, क्योंकि ये रेगुलेशंस जो अभी सरकार ने लाया है एक शुरुआत है और इस रेगुलेशन को ही चैलेंज करके अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो इनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और कुछ तो मैकेनिज्म आनी चाहिए, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म आनी चाहिए। और इसको अगर हम इसको अगर ही एक फ्रीडम ऑफ द प्रेस इश्यू बनाया जाए, जैसे एक तो भारत की छवि की बात हो रही है लेकिन भारत की छवि और भी खराब करने की कोशिश हो रही है, ये कह के कि सरकार ये कानून लाया ताकि फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। देखिए बड़ी बात जो हरेंद्र जी ऐसा है कि अधिकांश जो पत्रकार हैं और हमारे जो पत्रकार संस्थाएं हैं कुछ ना कुछ उसमें जर्नलिस्टिक एथिक्स रहती है, लेकिन ये जो वेबसाइट्स जो है इनकी कोई एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी पर्पस है कंफ्यूजन फैलाओ और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होती है, इसीलिए ये करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें और देर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस रूल्स पे और कोई संशोधन हो और कोई चीजें बदलनी हो, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इशारा कर चुका है।
बिल्कुल, सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नाराजगी जता चुका है और फेक न्यूज़ एक ऐसी समस्या है, चाहे अनचाहे कई बार हम लोग इसके जाल में फंस जाते हैं, चाहे हम कोई चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हो या किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूदगी रखता है, उसको भी जागरूक होने की ज़रूरत, ताकि हम एक बेहतर जागरूक समाज का निर्माण कर सकें और इस प्रकार की दिक्कतों से अपने देश को, समाज को बचा के रख सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।